हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल दिनेश एडुटेनमेंट में। आज 15 फरवरी है और आज है शिवरात्रि। तो आप सभी स्टूडेंट को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर आगे आज पढ़ाई की बात करते हैं। कल हमने जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे आज लेके चलते हैं। हमने कल बताया था कि दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। आज उसी को आगे लेके चलते हैं। दशमलव संख्या को परिमेय संख्या अर्थात P/Q के रूप में बदलें। इसकी एक आध सवाल हम बताए थे और आज इसी को आगे लेके चलते हैं। तो फिर से देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है आपको और ये है कि 0.35 को P/Q के रूप में बदलिए। P/Q के रूप में बदलिए या बदलो। तो सबसे पहले आपको जब भी करना होता है दशमलव में से आपको अगर परिमेय संख्या में बदलना है तो आपको सबसे पहला काम करना है कि जो भी सवाल दिया है उसको x मानना है। उसे क्या पढ़ना है? x पढ़ना है। जैसे अगर दिया है कि 0.35 और देखिए बार और किसी को मान लेना है क्या है x, और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। और फिर आपको अब देखना है कि कितनी संख्या रिपीट कर रही है। अगर एक संख्या रिपीट कर रही है तो 1 0 यानी 10 से गुणा, 2 संख्या रिपीट कर रहा है तो 2 0 यानी 100 से गुणा, 3 संख्या रिपीट कर रहा है तो 3 0 यानी 1000 से गुणा। तो आपको ये देखना है सबसे पहले, क्योंकि हमारा मेन काम है कि जो संख्या रिपीट कर रहा है उसे दशमलव के बाईं ओर लेके आना है। दशमलव के बाईं ओर लेके आना है। अगर कुछ ऐसी भी संख्या होती है जो रिपीट नहीं करती हैं, उसके बाद वाला संख्या रिपीट करता है, तो इसमें हमको सबसे पहले उनको लाना है जो रिपीट नहीं कर रहा है, उसके बाद हमें दूसरे को लाना है जो रिपीट कर रहा है। इसमें हमें देखिए, इसमें कितनी संख्या रिपीट कर रही है? इसमें कर रही है 2 संख्या। जब 2 संख्या रिपीट करता है यानी 2 0 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात 100 से गुणा करना पड़ेगा। यानी अगर x में आप 100 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 100x, और यहाँ 2 0 से गुणा करेंगे तो 35 दशमलव के बाईं ओर आ जाएगा और इसमें 35 बार बचा रहेगा। जो भी आएगा उसे इक्वेशन सेकेंड कर लेंगे। ठीक है। अब फिर अगला काम हमारा क्या है कि इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, और माइनस करेंगे तो देखिए 100x में से x जाएगा, कितना बचेगा? 99x। और यहाँ पे क्या है? दशमलव के दाहिनी ओर, यहाँ भी दशमलव के दाहिनी ओर नंबर सेम है, तो जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ 35 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। अब x का मान निकालने के लिए इधर मल्टीप्लाई होता है, इक्वल के उस साइड ले जाते हैं तो डिवाइड में चेंज हो जाता है, यानी 35 बटे कितना हो जाएगा? 99। ठीक है। आइए कुछ और सवाल करते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया कि 0.23 बार को P/Q के रूप में अगर ये सवाल आपको दे दिया तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी संख्या रिपीट कर रही है और कौन सी संख्या रिपीट नहीं कर रही है, और ये भी देखना है कि कितनी संख्या रिपीट कर रही है और कितनी संख्या रिपीट नहीं कर रही है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला काम तो वही करना है कि जो भी सवाल दिया है उसे x पढ़ेंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0.23 बार, समीकरण नंबर 1। और हमें ये देखना है कि पहले उस संख्या को हम बाईं ओर लाते हैं जो रिपीट नहीं कर रहा है, और वो कितनी संख्या है? वो है एक संख्या। जब एक संख्या है तो कितने 0 से गुणा करेंगे? 1 0 से गुणा करेंगे। अर्थात अगर हम 10 में 1 0 से गुणा करेंगे तो 10x, यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा बाईं ओर और 3 बार रहेगा 10 का 10। समीकरण नंबर 2। जैसे ही अगला समीकरण बनता है पिछले समीकरण से हमारा काम हो जाता है, फिर इसको नहीं ध्यान में रखते हैं, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है।
हमारा मेन काम होता है कि जो संख्या रिपीट कर रहा है उसको हमें बाईं ओर लाना है। अब बाईं ओर लाने के लिए अब एक तो वो संख्या आ गया जो रिपीट नहीं कर रहा था, अब उसे लाना है जो रिपीट कर रहा है। अब रिपीट जब कर रहा है तो हमें अब इस वाले से इक्वेशन के अनुसार नहीं देखना है, हमें इसके अनुसार देखना है। तो इसके अनुसार देखने के लिए एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, यानी फिर कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। लेकिन ये 10 से गुणा हमें इक्वेशन सेकेंड में करना है, न कि फर्स्ट में। तो जब सेकेंड में करेंगे तो 10 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। यहाँ गुणा अगर करेंगे तो जो 3 बार है उसमें से एक 3 आ जाएगा बाईं ओर और ये 3 बार रहेगा, और जो आएगा उसे बना लेंगे इक्वेशन। अब हमें पहले से तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, हमें फिर वही काम करना है कि हमें इक्वेशन थर्ड में से 2 को माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ 100 में से 10 गया, कितना आएगा, 90x आएगा। और यहाँ सेम वही है कि दशमलव के बाद की जो संख्या है वो सेम है, इसलिए घट के 0 हो जाएगा, और यहाँ 23 में से 2 जाएगा तो 21 आएगा। अब x बराबर 21 और ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन सवालों को करते हैं। चलिए आइए कुछ और सवाल को देखते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। आप लोग इसे कॉपी पे खुद भी सॉल्व करना सीखें, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। अगला सवाल है, जैसे अगर कुछ ऐसा सवाल आ जाए कि 2.37 बार को p/q के रूप में बदलो। अगर ये सवाल आ गया तो सेम वही काम करना है। क्या करना है, जो भी सवाल दिया है उसे x मानना है, जो भी सवाल दिया है उसे x मानना है। यानी हम क्या करेंगे कि x बराबर 2.37, उसके ऊपर क्या है बार, और इसे क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर 1। फिर हमने आपको बताया है कि उस संख्या को हमें बाईं ओर लाना है दशमलव के, जो संख्या रिपीट नहीं कर रही है। तो कौन इसमें है जो रिपीट नहीं कर रही है, एक ही संख्या है, एक ही संख्या है। तो एक संख्या को इस साइड लाने के लिए हमें कितने से गुणा करना होगा, 10 से गुणा करना होगा। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x, और यहाँ ये 3 आ जाएगा इस साइड, तो यहाँ बचेगा 7 बार, और इसे कर लेंगे समीकरण नंबर 2। फिर हमने आपको बताया है कि हम उस संख्या को लाना चाहते हैं जो रिपीट कर रहा है, और जो रिपीट कर रहा है, अब हमें पहले समीकरण से कोई मतलब नहीं है, हमें दूसरा समीकरण देख के चलना है और देखना है कि कितनी संख्या रिपीट कर रही है। तो संख्या है जो एक ही संख्या रिपीट कर रही है, तो हमें कितने से गुणा करना है, 10 से। अब उस 10 का गुणा हम किस में करेंगे, समीकरण 2 में करेंगे, न कि 1 में। तो समीकरण 2 में करेंगे तो 10 10 में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ से फिर 7 आएगा तो ये हो जाएगा 237, 7 पे लग जाएगा बार, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से हम समीकरण 2 को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो ये 100 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, 90x आ जाएगा, और यहाँ से ये 7 बार, ये भी 7 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो 7 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ 3 में से 2 गया, 1 आएगा, और ये 2 10 का 10, यानी x बराबर हो जाएगा 214, और बटे कितना हो जाएगा, 90। ये आपका हो गया आंसर। ऐसे सवालों को करते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक से भी आप लगा सकते हैं सवाल को। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, आइए देखिए। अगर इन सवालों को शॉर्ट ट्रिक में सीखना है, वैसे आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक बोर्ड में नहीं लगाना है। शॉर्ट ट्रिक का उपयोग हम तभी करेंगे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, हमें जल्दी से करना है तो शॉर्ट ट्रिक। लेकिन जब आपको ये सोल्यूशन करने के लिए आएगा तो आप हमेशा लॉन्ग वाला मेथड ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है। शॉर्ट ट्रिक ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपको ये 3 बार है और इसे हमें लिखना है p/q के रूप में, तो देखना है कि जो संख्या है उसको लिख देते हैं, और जितनी संख्या रिपीट कर रही है उतना 9 हम नीचे लिखते हैं।
जैसे अगर कोई संख्या है 2 3, तो देखना है कि जो संख्या है हमें उसे ऊपर लिखना है, और जितना संख्या रिपीट कर रहा है उतना हमें 9 नीचे लिखना है। लेकिन अब सवाल आएगा कि अगर कभी ऐसा आ जाए कि ये 2 है, ये 7 है, और रिपीट केवल 7 कर रहा है, तो सेम वही चीज़ है कि जो संख्या है हमें पूरा लिखने से पहले पूरा ऐसे मान लीजिए लिखना है, और अपान में जो रिपीट कर रहा है उसके लिए 9 और जो रिपीट नहीं कर रहा उसके लिए 0 लिखना है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर हमें क्या करना होता है, हमें उस संख्या को माइनस करना होता है जो रिपीट नहीं करता है। जैसे इसमें 2 रिपीट नहीं कर रहा है, तो हमें 2 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 25/90। ठीक है। अगर हमें कुछ ऐसा आ जाए कि 3 है, मान लेते हैं 5 है, और यहाँ 5 पे अगर बार लगा है, तो हमें क्या करना है, पूरा संख्या को लिखना है, और अपान में जो रिपीट करता है उसके लिए 9 लिखना है, और जो नहीं करता उसके लिए 0। लेकिन हमें फिर क्या करना होता है, फिर ऊपर वाली संख्या में से उसको माइनस करते हैं जो रिपीट नहीं करता है। जैसे यहाँ पे 3 रिपीट नहीं कर रहा है, तो हमें 3 को करना होगा माइनस। जब माइनस करेंगे तो 35 में से 3 जाएगा, ये 32 आएगा अपन 90। ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर 2 1 और यहाँ 3 है, इससे ऊपर लगा है 12, तो सेम चीज आपका वही है, पूरा संख्या लिखना है, पूरा संख्या आपको लिखना है, और अपान में जो रिपीट कर रहा है उसके दर पे आपको 9 लिखना है, और जो यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है उसके दर पे आपको लिखना है 0। उसके दर पे आपको क्या लिखना है, आपको 0 लिखना है। अब फिर क्या हम बोले हैं, फिर आपको क्या करना है, जो रिपीट नहीं करता है, जो रिपीट नहीं कर, जैसे 2 है 1 है, इसे हमें करना होगा क्या, माइनस। तो इसे माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया, आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ 11 में से 2 गया, 9 हो जाएगा, और यहाँ 1। ये आपका आंसर है। ऐसे सवालों को करते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही कुछ आप लोग कुछ सवालों का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। जैसे कि 0.23 का कितना आएगा, 0.125 का कितना आएगा, 2.37 का कितना आएगा, ये सब आप कमेंट में बताइएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब थोड़ी संख्याओं के बारे में और जान लेते हैं। चूंकि बेसिकली वो 10th का पार्ट नहीं है, लेकिन जब इस नंबर सिस्टम को आप पढ़ रहे हैं, रियल नंबर पढ़ रहे हैं, तो उन सभी संख्याओं को भी जानना जरूरी होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीखना। तो अब कुछ बेसिक संख्या और जान लेते हैं। जैसे कि एक संख्या होती है सम संख्या। ये बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, या नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सम संख्या, सम संख्या, इसके नाम में ही आपका इंग्लिश में से बोलते हैं इवन नंबर। इसके नाम में ही है, इसका पहचान, डेफिनेशन, परिभाषा सब इसके नाम में ही है। लिखा है सम संख्या, यानी ऐसी संख्या जिसे समान भागों में बांटा जा सके, 2 समान भागों में बांटा जा सके। अर्थात समान भागों में बांटने का मतलब क्या है कि अगर उसे 2 से डिवाइड करें, 2 से क्या करें, अगर उसे 2 से डिवाइड करें तो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, पूर्ण रूप से जो है 2 भागों में बंट जाए। अर्थात ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल लेंगे, एज एग्जाम्पल जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है,
14 है, 16 है, ऐसे करते करते, यानी वह सभी संख्या जिसे हम 2 से पूर्ण रूप से अगर विभाजित कर सके तो उस संख्या को क्या बोलते हैं? सम संख्या। अब इसके बाद एक संख्या आती है जिसका नाम है विषम संख्या। यानी ऑड नंबर। विषम संख्या क्या होता है? इसके नाम है विषम संख्या, यानी जिसे समान भागों में न बांट सके, जिसे समान भागों में न बांट सके, अर्थात वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो, वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 है, क्या 1 को हम 2 भागों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। क्या 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे करके, मतलब पूर्ण रूप में उसे न बांट सके, जो 2 से विभाजित न हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे विषम संख्या कहेंगे। इसके अलावा एक आता है कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके 1 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके 1 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। अर्थात ऐसी कोई संख्या जो 1 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। जैसे ये क्या है? ये 9 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 6 से भी विभाजित है। तो ऐसा कोई संख्या जिसके अगर गुणनखंड करें तो ये 1 से अधिक गुणनखंड है, यानी ऐसी संख्या जिसके 1 से अधिक गुणनखंड हो, 1 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। या करके हम ये भी समझ सकते हैं कि वह संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर, एक व स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित हो, अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कोई ऐसी संख्या ले लीजिए, जैसे क्या है, मान लेते हैं हम 6 ले लेते हैं। अगर हम 6 लेते हैं तो क्या है, ये 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, ठीक है। एक और स्वयं को नहीं लेते हैं। जैसे कोई मान लेते हैं, कोई संख्या ले ली हम 35 ले लिए, ठीक है, तो ये देखेंगे 5 से भी विभाजित है, 7 से भी विभाजित है। ऐसी कोई संख्या जैसे 20 ले लिए तो हम देखेंगे 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, 5 से भी है, ठीक है, 10 से भी है। तो ऐसी वो सभी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ के अन्य संख्याओं से भी अगर विभाजित हो जाती हैं तो उन संख्या को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो भाज्य संख्या के अलावा एक आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? उसके नाम से ही है अभाज्य, मतलब जिसे विभाजित न किया जा सके, जिसे विभाजित न किया जा सके, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह संख्या जिसका गुणनखंड न किया जा सके, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।
उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या करके ये भी बोल सकते हैं कि वह संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसा कोई संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से अगर उसका विभाजन नहीं हो रहा है या अन्य संख्या से नहीं कट रही है तो उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे क्या एग्जांपल क्या है, जैसे अगर हम ले लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ये एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। क्यों? क्योंकि ये एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। जैसे 3 है, 3 एक और 3 को छोड़ के किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस प्रकार की जितनी संख्याएं हैं सब के सब क्या है, अभाज्य संख्या। तो ये रही संख्याओं के बारे में। धीरे धीरे सारी संख्याओं के बारे में हम सीखते चलेंगे और कुछ सवाल भी करते चलेंगे। अब सीखते हैं संख्याओं की वृक्ष विधि। संख्याओं का गुणनखंड और क्या, कौन सी विधि, वृक्ष विधि। वृक्ष विधि इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसे एक पेड़ की तरह गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। किसके रूप में, एक पेड़ के रूप में। जैसे अगर कोई हमें कह दे कि आप जो है कोई संख्या मान लेते हैं 100 है और हमें 100 को जो है तोड़ना है गुणनखंड के रूप में, वो भी वृक्ष विधि से। और किस गुणनखंड के रूप में, कि वो सभी संख्याएं कैसी हो जाए, अभाज्य संख्या हो जाए, इस रूप में तोड़ा जाता है। जैसे हम 100 को क्या लिख सकते हैं, हम 100 को लिख सकते हैं कि 25 चौके 100। ये हमेशा गुणे के रूप में होता है, यानी 25 का 4 में गुणा करेंगे इतना आएगा 100 है। फिर क्या और तोड़ सकते हैं, हाँ और तोड़ सकते हैं। जैसे 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 और 5। क्या इसके आगे ये टूटेगा, क्या इसके आगे ये टूट पाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ये 5 क्या होगी, अभाज्य संख्या। तो हमें इन संख्याओं को तोड़ा ही इस प्रकार जाता है कि वो लास्ट में कैसी संख्या आनी चाहिए, अभाज्य संख्या। और ऐसा करते करते ये वृक्ष मेथड से किया जाता है, इसलिए इसको कौन सी विधि बोलते हैं, वृक्ष विधि। जैसे 4 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या है, अब यहाँ नीचे जितनी संख्याएं हैं वो सब के सब क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी हम इस 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसी को बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। लेकिन किस मेथड से किए हैं, तो इसका नाम क्या है, वृक्ष विधि। जैसे और भी सीखिए, अगर आपको अगर कोई बोल दिया कि जैसे में अगर हमें 50 का करना है तो 50 को हम तोड़ेंगे तो कितने में तोड़ेंगे, 25 दूना 50। क्या 25 को और तोड़ सकते हैं, हाँ 25 को और तोड़ सकते हैं, 5 इंटू 5। यानी ये कौन सा मेथड हो गया, इसे बोलेंगे वृक्ष विधि। यानी हम 50 को लिख सकते हैं कि 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, कौन सा गुणनखंड हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार कोई भी संख्या अगर देगा तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग देखिए कहाँ करते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। इसका सवाल देखिए कैसे आता है। जैसे मान लेते हैं अगर कुछ भी दिया है, अगर यहाँ 50 दिया है, 50 दिया है और यहाँ लिखा है कि x है और यहाँ लिखा है कि ये 5 है और यहाँ लिखा है ये 2 है, और आपसे पूछ देगा कि इस x का मान बताइए, इस x का क्या बताइए, मान बताइए। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आखिर ये जो चीज़ें हैं इसका मल्टीप्लाई होके ही तो 50 आया है।
यानी हम लिख सकते हैं कि x इंटू 5 इंटू 2 इक्वल कितना 15। अब यह क्या है कि अब करेंगे 5 गुना के 10 और यहाँ 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 50, यानी यहाँ जो x होगा वो कितना होगा 5 होगा। ऐसे करके और बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी दे सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 100 है, यहाँ दिया हो, यहाँ दिया हो, और आपसे पूछे कि x का मान और y का मान बताओ, तो हम नीचे से जाते हैं, नीचे से जाएंगे। नीचे से जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि y है, अब जो भी यहाँ आया है उसका मल्टीप्लाई करके ही तो ये वाला होता है, यानी y इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो y बराबर 2 का 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी y का मान कितना आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार ये जो 100 है, इस 100 टूट के ही तो पूरे के रूप में x इंटू 5 और यहाँ 4 हुआ है। इसका मतलब है कि x इंटू 5 इंटू 4 करेंगे तो कितना आना चाहिए, वो 100 आना चाहिए, यानी x इंटू यहाँ 20 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 20 5 100, यानी x का भी मान कितना आएगा 5 आएगा। इस प्रकार के ऐसे सवालों को करते हैं। तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को सीखेंगे और एक ही वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाएंगे जिससे कि आपको देखने में भी प्रॉब्लम हो। आधे घंटे या उससे कम की ही वीडियो रहेगी और धीरे धीरे आपका सारा सिलेबस पढ़ा देंगे। तो अभी भी जितने भी स्टूडेंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए कि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को बेहतर करें। हम आशा करते हैं हम अपनी पूरी मेहनत से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज शिवरात्रि का दिन भी है, एक बार फिर से आपको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।